बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। कराची में शायकीन क्रिकेट में क्रिकेट का बुखार, क्रिकेट का जोश और जज्बा अपने नुक्ते उरूज पर है, क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम मेहमान बनी है, पाकिस्तान मेज़बान है और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कराची में 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल रही है। 3 मैचेस हो चुके हैं और चौथा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा, जिसके बाद इंग्लिश टीम लाहौर रवाना हो जाएगी, जहां 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को सीरीज के बकिया 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। जिस तरीके से कराची के क्राउड ने रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरीके से लोग जो है मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं, उसको देखते हुए तो हम यही कह सकते हैं कि कराची जो है वो यकीनन जिस अंदाज से कराची ने क्रिकेट को खुश आमदीद कहा है वो काबिल सताइश है। हम इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएं, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। चौथे T20 के लिए तैयारियां नुक्ते उरूज पर हैं। पाकिस्तान के लिए चौथा T20 जीतना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर जीतेगा तो फिर सीरीज़ 2-2 से बराबर होगी और फिर लाहौर में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम कल चौथा T20 जीतने में कामयाब हो गई तो फिर पाकिस्तानी टीम दबाव का शिकार होगी, 3-1 की बरतरी इंग्लैंड को हासिल हो जाएगी। इस हवाले से हम बात करते हैं। इस सीरीज़ के तीनों T20 इंटरनेशनल मैचेस कवर कर चुके हैं और कल का भी कवर करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद हैं। एक तवील अरसे से तकरीबन 27-28 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद भट्टी, क्या देखते हैं कल की शिकस्त के बाद? और लोग ये कह रहे हैं, कल बड़े सवालात उठ रहे थे कि सकलैन मुश्ताक, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सकलैन मुश्ताक जो है वो कहते हैं कि गर्मी होती है, सर्दी होती है, खिज़ा होती है, बहार होती है और हार होती है, जीत होती है। किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे, कुछ समझ में आया आपकी? अच्छा इकबाल, मैं भी जिंदगी में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ भी कवर किए, कुछ आपके बगैर भी कवर किए और बड़े बड़े प्लेयर्स की, बड़े बड़े कोचेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है। तो कल रात को जब मैंने सकलैन मुश्ताक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नेशनल स्टेडियम में, उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने सबसे मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी कवर की। 2007 के वर्ल्ड कप में किंगस्टन जमैका में जब पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ हारा, तो वहाँ इंजमामुल हक और बॉब वुलमर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो मुझे आज भी याद है कि दोनों के हलक से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। बहुत बुरी की हालत थी और अगले दिन आपको पता है कि तानिया हुआ बॉब वुलमर का। जी, लेकिन ये वो इतनी टफ सिचुएशन नहीं है जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। लेकिन जितना उस दिन मोहम्मद रिजवान ने को किया और जिस तरह सकलैन मुश्ताक ने कल रात मीडिया को इन अल्फाज से नवाजा, बल्कि एक जगह तो ये कि अगर कोई बार बार आपकी आवाज में थोड़ी सी माजिद डिस्टॉर्शन, थोड़ा सा आप बाहर निकले, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। अब्दुल माजिद भट्टी बता रहे हैं और वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि इनको तो एक तवील अरसा हो गया, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने भी अटेंड की, मैंने भी अटेंड की, लेकिन जिस तरह से सकलैन मुश्ताक की आज वीडियो क्लिप वायरल हुई है कि वो समझा रहे हैं लोगों को कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से तो बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, वो तो इंसान में सलाहियतें देता है, फिर इंसान अपनी सलाहियतों का इजहार करता है। जी माजिद भट्टी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा था कि जिन अल्फाज का चुनाव सकलैन मुश्ताक ने जी सुनते व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी जब सवाल होते हैं तो वो स्किप कर जाते कि नो कमेंट। लेकिन किसी के सवाल के जवाब में ये कह देना कि अगर बार बार कोई आपको कहे कि आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो आप शीशा देखने लगेंगे, आप घर वालों से पूछेंगे कि मेरी क्या वाकई शक्ल बुरी हो गई। तो असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करना चाहते हैं तो एक आपका बड़ा तारीखी जुमला जो आप अपने टीवी प्रोग्रामों में अक्सर कहते हैं कि तमीज और इखलाक के दायरे में बात करें, अदरवाइज ना बात करें। अगर किसी के सवाल पे आपको एतराज है तो आप कहें नो कमेंट। सही याद है 2019 में सरफराज अहमद वर्ल्ड कप में एक सहाफी से नाराज थे, जब उन्होंने सवाल पूछा उन्होंने नो कमेंट। अहमद ने बजाय कि उसको जवाब देने के कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब
ٹھیک ہے وہ انداز میں غلط تھا، لیکن انہوں نے بدتمیزی نہیں کی. لیکن ثقلین مشتاق کل رات جس طرح مڈل آرڈر کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، دیکھیں اس وقت اگر شام ہو رہی ہے تو ہم اس کو رات نہیں کہہ سکتے نا، یہاں کہہ دیں گے صبح کا ٹائم ہے. تو جو حقائق ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے. لیکن ہم نے استاد کی نیت سے یا پاکستان ٹیم کے پلیئرز کی صلاحیت سے کوئی انکار نہیں ہے. نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے خراب کھیل کے آؤٹ ہونے یا ہار رہے ہیں، لیکن وہ تسلیم کریں کہ اس وقت ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں ان آگے جا کے اچھی ہو جائے گی. لیکن میڈیا بھی سپورٹ کرے. آپ دیکھیں مرزا اقبال بیگ کہ پچھلے 3 میچز میں جو بھی پاکستان ٹیم پرفارمنس دے رہی ہے اس مشکل صورتحال میں، گرم موسم میں، لوگ میچ دیکھنے آ رہے ہیں. تینوں میچز میں نیشنل اسٹیڈیم میں ہاؤس فل تھا اور کراچی میں سنڈے کو بھی سولڈ آؤٹ ہے. بالکل اس کا مطلب ہے لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں نا، میڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے. لیکن میڈیا کے سوال پر اس طرح کا جواب دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. رمیز راجہ یا دوست سبیل حسن جو ڈائریکٹر ہے میڈیا کے، ان کو اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میڈیا اور ٹیم مینجمنٹ کے درمیان اگر تلخیاں ہوں گی. کچھ دن پہلے ہم نے رمیز راجہ اور میڈیا کے کچھ لوگوں کے درمیان لاہور میں بھی دیکھا، جملوں کا تبادلہ دیکھا تھا. تو میرے خیال میں یہ میڈیا سے ہیڈ آن ہونا کسی بھی طرح دانش مندی نہیں. اور آپ نے اس سے پہلے کراچی کی پریس کانفرنس جب رمیز راجہ نے کی تھی تو کسی نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے ہاں 1 مین شو ہو رہا ہے. تو آپ اس سے روٹ رویے کو آپ کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. لیکن عبد الماجد بھٹی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی سی بی کا چلیں سمیع الحسن تو بڑا سیزنڈ کیمپینر ہے، آئی سی سی کا ڈائریکٹر میڈیا رہ چکا ہے، لیکن پی سی بی کا جو مینیجر میڈیا ہے کیا وہ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتا یا وہ ان کو نہیں تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہے جیسے پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے، گائیڈ کرتے رہے لوگ؟ تو وہ کیا بالکل خاموش تماشائی بنا رہتا ہے ابراہیم بادیز جو ہے؟ دیکھیں اقبال، آپ سے زیادہ ہم نے شاید 2-4 میچ زیادہ کیے ہوں گے، لیکن آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا ایک وسیع تجربہ ہے. دنیا بھر میں آپ نے مختلف ایونٹس کور کی. یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا، ثقلین مشتاق جس پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے وہ بہت بڑی ٹیم تھی جس میں سعید انور، عامر شعیب سے لے کے ثقلین مشتاق اور مشتاق احمد یہ 10ویں 11ویں نمبر پر آتے تھے. بیچ میں انضمام، سلیم ملک، وسیم اکرم، وقار یونس، معین خان، راشد لطیف، اظہر محمود، عبدالرزاق، سب سپر اسٹار تھے. اب اتنے بڑے پلیئر کو میرا نہیں خیال کہ وہ میڈیا مینیجر کے کنٹرول میں آئے. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پی سی بی کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بریف کر کے لاتا ہے کہ اب آپ نے میڈیا سے ہیڈ آن نہیں ہونا. اس دن جو رضوان نے کیا اس پر بھی ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی آپ میڈیا سے ہیڈ آن نہ ہو. اگلے دن جب بابر اعظم آئے تو ان کا رویہ نسبتاً بہتر تھا. لیکن کل رات ہم نے دیکھا کہ جو ہار کا غصہ تھا وہ سارا ثقلین مشتاق نے صحافیوں پہ نکال دیا. تو میرے خیال میں صحافیوں کے بھی کہیں نہ کہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی یا تو آپ سوال پوچھنے سے گریز کریں یا پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی تلخ بات کرتا ہے تو اس کو جواب. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے، چونکہ ماجد بھٹی نے پوری دنیا میں کرکٹ کور کی ہے اور جو تلخیاں ہو رہی ہیں میڈیا اور پی سی بی کے درمیان کہ کبھی چیئرمین صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی نائب محمد رضوان جو پاکستان کے ٹیسٹ نائب کپتان ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق جواب دیتے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایکسپریس اسپورٹس پیج میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ عبد الماجد بھٹی سے کہ پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ کا جو میڈیا کا انٹریکشن ہے، جس طرح چیئرمین کی ایگزامپل دی، رضوان کی ایگزامپل دی، ثقلین مشتاق کی ایگزامپل دی، بابر اعظم نسبتاً بہتر انداز سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہو گیا اس پر ہم بات کر رہے تھے. لیکن اب گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. عبد الماجد بھٹی صاحب، آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا اجلاس بھی کراچی میں ہو رہا ہے مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ ابھی تک آئین کے مطابق کام نہیں ہوا کہ جو ایسوسی ایشن جو ختم کی گئی تھیں اور پھر اس کے بعد جو پروونشل ایسوسی ایشنز آئیں ان کے انتخابات ہی نہیں ہوئے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں اقبال، جو مین چیز ہے کلبوں کی اسکروٹنی کا عمل حالانکہ پی سی بی نے آؤٹ سورس کر دیا لیکن ابھی تک اسکروٹنی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا. اور پہلے 6 مہینے کی ایکسٹینشن وہ جو فرسٹ بورڈ تھا اس کو پی سی بی نے دی، پچھلے دنوں 6 مہینے کی مزید ایکسٹینشن دے دی. تو ابھی تک تو 6 کی 6 ایسوسی ایشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو پی سی بی کے لوگ ہیں. تو لہٰذا ڈیموکریٹک سیٹ اپ لانے کے لیے وہ جو عمران خان جس نظام کی بات کرتے تھے
जो ऑस्ट्रेलिया का निजाम आएगा, अभी तो वो निजाम हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये तो अभी हैंड पिक सिस्टम पीसीबी का चल रहा है। मेरे ख्याल में आज जो मैंने सुना है कि पीसीबी का जो डोमेस्टिक क्रेडिट का और एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ रद्दोबदल करेंगे, कुछ फाइन ट्यूनिंग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो प्लेयर्स और पीसीबी के दरमियान पिछले चंद हफ्तों से खामोशी के बहुत सारे मामला चल रहे हैं और उसमें भी काफी तलखियां हैं, वो फॉरेन लीग का इशू है कि प्लेयर्स चाहते हैं कि हमें फॉरेन लीग्स में खेलने की इजाजत दीजिए। आपको पता है कि अभी साउथ अफ्रीकन लीग और एमिरेट्स लीग जो जनवरी में होनी है उसमें बहुत पैसे प्लेयर को तकरीबन 4-4 लाख 5-5 लाख डॉलर मिल रहे, बड़े प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये अभी तक उनको एनओसी दे नहीं रहा। जो मेरी इत्तलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि हमें $3 मिलियन अगर आप दें पीसीबी को तो हम अपने प्लेयर्स को एनओसी देते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम $3 मिलियन दे देते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स को अलाउ करें, क्योंकि उस वक्त न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान में नेशनल वनडे टूर्नामेंट भी चल रहा होगा। तो प्लेयर्स चाहते हैं कि अगर आप हमें एनओसी नहीं दे रहे तो फिर हमें कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो पीसीबी ने उस कॉम्पनसेशन की रकम तो रखी है, लेकिन वो ज़ाहिर है इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी रकम उनको वहाँ मिलेगी। तो ये भी मामला आज की मीटिंग में डिस्कस हुआ होगा। देखिए थोड़ी देर में मीडिया रिलीज आएगा तो फिर पता चलेगा कि अंदर से निकला क्या उस मीटिंग में। अच्छा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से क्या बात हुई? वजीर आजम साहब ने जब बुलाया था कॉमनवेल्थ गेम्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट्स को, तो उस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इदारों पर जो पाबंदी आयद की गई थी, जो सर्कुलर इमरान खान की हुकूमत के दौर में जारी हुआ था, अब वो पाबंदी खत्म हो गई है। बड़ा उसको सराहा गया था, लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त हुई? और खासतौर पर क्रिकेट के हवाले से वापडा ने अपनी टीम बंद कर दी, दीगर बहुत बड़े बड़े इदारों ने अपनी टीमें बंद कर दी, नेशनल बैंक ने बंद कर दी। तो इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है अब्दुल माजिद भट्टी साहब? नहीं इकबाल, अभी तक तो हमें कुछ सिर्फ हमने वो जो शहबाज शरीफ साहब ने उसने अनाउंसमेंट किया था अरशद नजीम के कहने पर, वो अनाउंसमेंट ही सुना है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं। आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी का भी एक अपना सिस्टम है। फिर बहुत सारे बैंक जो है अब वो प्राइवेटाइज हो गए, तो बैंकों को किस तरह कायल करेंगे? और मुल्क की इकोनॉमी का हाल देख रहे हैं। आईएमएफ से कर्जा हमने लिया है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें लोन दिया, तो मुल्क की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि एक बैंक जो है वो अरबों रुपए स्पोर्ट्स पर लगा दे। अच्छा। तो इसके लिए या तो गवर्नमेंट को बैठ के कोई प्लान वजह करना पड़ेगा। ज़ाहिर सारे बैंक जो है वो स्टेट बैंक के अंदर में है, फिर जो बड़े इदारे हैं लाइक वापडा और नेशनल बैंक, तो मेरे ख्याल में अभी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। अभी तक कोई अमली पेशरफ्त हमें नजर नहीं आ रही। चलते चलते आपसे ये भी पूछूंगा, जो अब चौथा कल T20 खेला जाएगा, आपने जिस तरह जिक्र किया, मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कराची के लोग, उनको कोई तफरी नहीं है, इसके बावजूद बड़ी दूर दूर से पैदल चलकर उन्हें आना पड़ता है, लेकिन वो आ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें, पहले मैच में तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी, ट्रैफिक जैम मिल रहा है। आप इस रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं, जो कराची का रिस्पॉन्स है? माशी हालात आप खुद कह रहे हैं बड़े ख़राब हैं, लोग जो है रोज़गार के लिए परेशान है और बहुत सारी चीजें, महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट के जुनून के हवाले से आप क्या कहेंगे जो कराची के लोगों में आपने देखा? इकबाल, मैं सलूट करता हूँ कराची के अवाम को कि इस महंगाई के दौर में और मुश्किल सूरत हाल में आपको पता है कि घंटों उनको कतारों में लगना पड़ता है, उनको मीलों पैदल चलना पड़ता है, फिर वो अपनी नशिस्त तक पहुंचते मैच देखने के लिए, लेकिन वो ग्राउंड आ रहे हैं। लेकिन कल रात मुझे अफसोस भी हुआ कि जब मैं नेशनल स्टेडियम से रात को 12:15 साढ़े 12 बजे निकला तो लोग बेचारे, बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, पैदल। सारे लोगों के पास रक्शे टैक्सी के भी पैसे नहीं है ना, हालांकि रक्शे खड़े हुए थे, तो लोग पैदल जा रहे थे। तो ये जो शटल सर्विस का अनाउंसमेंट किया था, आज में कहीं अखबार में जो खबर पड़ी है कि शटल सर्विस चल नहीं रही, तो मेरे ख्याल में इस पे भी जो कराची की इंतजामिया है उसको देखिए, या जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्तजा वहाब, वो वैसे तो ट्विटर पे बहुत एक्टिव होते हैं, तो मेरा ख्याल में ठीक सिटी गवर्नमेंट का भी काम बनता है, वो इसमें काम करे, लोगों को फैसिलिटेट तो करे। अब कल आखिरी मैच रह गया, चले देखते हैं। लोगों को भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से, क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात की और जो मीडिया कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और जो खिलाड़ी कर रहे हैं उसके हवाले से बात की। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है लाहौर से पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने। कामरान अकमल की वो इनिंग्स कौन भूल सकता है जब 2006 में इरफान पठान ने नेशनल स्टेडियम कराची में ही अपने पहले ओवर में हैट्रिक की थी और फिर कामरान ने आकर जो सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कामरान कि हमारी टीम को क्या हो गया है, कभी तो 200 चेस कर लेते हैं और 2 दफा हमने 200 करवा दिए, यानी कि पिछले मैच में 199 और कल के मैच में 221 और पहले मैच में 159 रन करके 158 रन करके हार गए। कहाँ आपको गलती नजर आती है? इकबाल भाई, पाकिस्तान जैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमारी होम सीरीज है, वैसी क्रिकेट खेल नहीं रहे। अभी शुक्र है कि रजवान और बाबर की फॉर्म वापस आई है, उन्होंने हमें खुशी दी है, जबरदस्त रिकॉर्ड पार्टनरशिप की है, सेंचुरी की बाबर ने, रजवान ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, मैच जितवा के दिया, 200 रन चेज करके दी। तो अच्छी क्रिकेट खेली है और क्या नाम है, पॉजिटिव माइंड के साथ खेली है। तो उसके बाद जैसे बॉलिंग में वो अच्छा, मेरे ख्याल से इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, नए बच्चे हैं, तो वो इतनी लंबी क्रिकेट डोमेस्टिक से खेल के नहीं आया, आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से रन हो रहे हैं। फिर साफ पता चल रहा है कि शाहीन एक सेट हुआ बॉलर है, उसको कितना मिस कर रहे हैं। अभी तो हारिस राउफ इतना अच्छा डिलीवर कर रहा है, उसने संभाला हुआ, उसको कल उसने आउट नहीं किए तो 3 विकेटों पे उन्होंने 321 किए हैं। तो ये भी एक है कि एक बॉलर परफॉर्म ना करे तो बाकियों को फिर करना पड़ता है। टीम गेम है, टीम गेम समझ के खेलना चाहिए और अपने पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो बॉलिंग नजर नहीं आ रही, स्पार्क नजर नहीं आ रहा, लाइन और लेंथ वाली इंडियन टीम की तरफ से देखे, हमने 200 किया, उन्होंने गलती की, बॉलिंग वो जैसे कल उन्होंने खिलाई है वो बॉलिंग नहीं थी डिफेंड करने वाली, जो पहले 2 T20 मैचेस में अगर वो 221 में वही बॉलिंग होती तो पाकिस्तान टीम ने फिर कर जाना था, क्योंकि पेस नहीं थी। कल पेस नजर आई, थोड़ी वेरिएशन नजर आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप थोड़ी प्रेशर में, एक साथ बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि रजवान और बाबर ही करते हुए आ रहे हैं, उन पर ज्यादा डिपेंड करे, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सबको लेनी पड़ेगी और टीम को सामने रख के वैसी बॉलिंग करनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने कल चेंज की, ये 2 बॉलर्स उनके मेन आया, महमूद और टॉपली, तो फिर हमें बॉलर्स को 160 170 से ज्यादा नहीं करने देना चाहिए था। हमें आइडिया था, मुझे पता था कि अब उनके पास स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है तो इतना बड़ा टोटल बार बार नहीं होता है, तो पाकिस्तान टीम को डिफरेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। जैसे भी बाबर और रजवान आउट हुए उसके बाद तो बिल्कुल ही प्रेशर में आ गया। एक और चीज कामरान कि हम क्या सेट 5 बॉलर्स ही आजमाते हैं? आप इंग्लैंड देखें 6 बॉलर, हमारे पास अगर खुशदिल शाह ने आउट किए थे PSL में तो हम उसको ट्राई नहीं करते। इफ्तिखार अहमद को हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, उनके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, हम इफ्तिखार को ट्राई नहीं करते। क्या ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या हमें ट्राई करना चाहिए इन लोगों को जब हम खिला रहे हैं? तो बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, हर टीम में ऑप्शन होती है, 6 से 7 बॉलर्स की होती है, एक बैट्समैन को बॉलिंग कर लेता है। इंडियन टीम में कितनी ऑप्शन है, हर टीम में मोइन अली कर लेता है, फिर लिविंगस्टन है, उनके पास अभी इंजर्ड है, वो नहीं है, तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। बेंच पे बैठे हुए हैं, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आई डोंट नो रीजन क्या है, किस लिए नहीं रखा। जैसे शताब अनफिट हुआ तो आप एक 5वें नंबर से लाके टीम में सिलेक्ट कर लेंगे, जिस पे इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है, जैसे लाइक इमाद वसीम है, वो क्यों नहीं टीम के साथ है? उसका क्या कसूर है? वर्ल्ड कप के बाद तो बिल्कुल ही साइड लाइन है। जब जैसे शताब को कंकशन हुआ तो उसको आप खिला सकते थे, उस्मान को 2 मैचेस खिलाए रहे थे, तब आपकी नवाज भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, उस्मान भी करता हुआ नजर आ रहा है। दुबई में आपको पता है स्पिनर जरा डोमिनेट कर लेते हैं, उनको ग्रिप मिलती है, तो जिसकी वजह से थोड़े बच जाते हैं स्पिनर। तो पाकिस्तान में तो आपको कोई ऐसी बॉलिंग करनी पड़ेगी, ऐसा आर्ट करना पड़ेगा जिससे आप बच सके। और इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप फॉर्म के आगे तो स्पिनर्स हमारे बड़े स्ट्रगल कर रहे हो। वैसे भी हमें शताब की कमी नजर आ रही है, शाहीन की कमी नजर आ रही है, और लेट्स सी अगर शताब आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन इन बॉलरों को परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में
प्लेयर डेवलप करने होते हैं वहाँ पे करते नहीं है, हम जल्दी ले आते हैं, पाकिस्तान टीम में आके कर रहे होते हैं, तो वो प्रोसेस चल रहा पाकिस्तान। सही। एक और चीज़ कामरान, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम आई है, देखें 3 उनके मेन प्लेयर्स तो आए नहीं, बेन स्टोक्स नहीं आया, लाइम लिविंगस्टन नहीं आया और क्रिस जॉर्डन नहीं आया, जबकि जॉनी बेस्टो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। फिर जब उनकी टीम यहाँ आई तो उनके कप्तान जॉस बटलर, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है, वो अनफिट है, वो नहीं खेल रहे। तो हमें एडवांटेज तो होना चाहिए था ना कि एक टीम ऐसी कि जिसके 3 टॉप के प्लेयर्स नहीं आए, चौथा टॉप का प्लेयर जो है वो अनफिट है, उस एडवांटेज का हम फायदा उठाने में क्यों नाकाम रहे? देखिए उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है इकबाल भाई, उनकी टीमें 18 काउंटी क्रिकेट खेल रही होती हैं। फिर जैसे ब्रुक्स ने बारी ली है, ब्रुक ने और विल जैक्स ने, फिर बेन डकेट ने, आप इनके नंबर ऑफ मैचेस देखें, ये दोनों के, विल जैक्स के और ब्रुक के तो 86 मैचेस हैं T20 के, 57 4-डे क्रिकेट है। वो तैयार करके लाते हैं प्लेयर्स को जो इंटरनेशनल खेले तो उनको फर्क ना पड़े, वो डोमिनेट करता हुआ नजर आए, प्लेयर लगे, और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही डिमांड। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज्यादा क्रिकेट खिला के लाते नहीं है, पिछले 5-6 साल से ये हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में नुकसान हो रहा है। फिर क्रिटिसिज्म इतना होता है, फिर दिन रात में हम डाल देते हैं, और ये चीजें फिर वो कहनी पड़ती है, या फिर नैरेटिव आपको पता पाकिस्तान में जितना चल रहा है आजकल, तो उस पे वो अब सब लग गए हैं उसके पीछे, क्रिकेट खेलने गए हैं, तो उस पे देखें कि हम लोग गलत क्या कर रहे हैं। तो यही गलत कर रहे हैं कि आप बच्चे को एक क्या नाम है ब्रांड बना के नहीं लाते टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सिस्टम से आता है, प्रोसेस के साथ आता है। बाबर और रजवान और शान परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सिस्टम से आए हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे? वो छोटी क्रिकेट 2-3 मैच खेल गए हैं जिसकी वजह से वो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन वो जल्दी लाया जाता है, फिर एक्सपोज हो जाते हैं, जितनी देर में वो तैयार होते हैं उतनी देर में वो टीम से बाहर हो जाते हैं, तो फिर नए बच्चे की तरफ सोचना शुरू कर देता है, ये वजह है। और उनकी बैटिंग देखें, क्लास कैसे बैटिंग की उन्होंने, जबरदस्त बैटिंग की, मैच्योरिटी नजर आई, प्रोसेस देखें, पेस को कैसे यूज करते हैं, कैसे खेलते हैं। हमारा हैदर अली है, वो देखें वो वुड को कैसे खेल रहा था, वो हमारे उस्मान भी उतना ही तेज है, तो वो कैसे खेल रहे थे शाहनवाज दानी को, हारिस को, ये सिर्फ फर्क नजर आ रहा है। वो प्रोफेशनल उनके साथ टीम है, लेकिन आपने नोट किया कामरान के उस्मान कादिर को चूंकि लेग स्पिनर है तो उन्होंने जो है वो रिवर्स स्वीप मारने शुरू कर दिए ताकि उसकी लाइन और लेंथ डिस्टर्ब हो जाए। इसका मतलब पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग आते हैं। देखिए प्लानिंग के साथ आते हैं, मैंने कहा ना इकबाल भाई उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करते, वो उन्होंने अपनी क्रिकेट सारी चेंज कर दी, सिस्टम वही है। एक उन्होंने क्या नाम है अपने सिस्टम में क्रिकेट जो मॉडर्न डे की है वो लेके आए हैं, उस वैसी मेंटालिटी लेके आए, तो वो प्लेयर्स तैयार होके आ रहे हैं। पहले कभी होता था इंग्लैंड टीम लेग स्पिनर के आगे बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी, दानिश, ग्रेट अब्दुल भाई, अब्दुल कादर भाई कैसे आउट करते थे, तो आजकल वो देखे लेग स्पिनर को कैसे पढ़ते अच्छे अंदाज से खेल लें। ठीक है, हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।